नमस्कार मित्रों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, इससे पूर्व हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंदर भरतपुर का किला, साथ में हमने पढ़ा था बटनेर का किला। आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान में बनने वाला प्रथम किला और राजस्थान में बनने वाला सबसे अंतिम किला, मतलब राजस्थान के प्रथम और अंतिम दुर्ग, राजस्थान के नवीनतम और प्राचीन दुर्ग के विषय में हम जान चुके थे। बच्चों, आज हम जान रहे हैं राजस्थान का ऐसा शौर्य से भरा हुआ किला, अपने त्याग और बलिदान के लिए, जो संपूर्ण राजस्थान में ही नहीं, संपूर्ण हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश के बाहर भी जिस किले के विषय में चर्चाएं हुई है, ऐसे प्रसिद्ध किले को हम पढ़ने वाले हैं आज। उसका नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। बच्चों, हम किसी भी किले को पढ़ने से पहले उसका जो भौगोलिक स्वरूप जरूर देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज चित्तौड़गढ़ का किला, और इस चित्तौड़गढ़ के किले को मैं दर्शन के माध्यम से आपको बताता हूं कि चित्तौड़गढ़ का किला कैसे बन रखा है। अगर आपके दिमाग में ये इमेज सेट हो गई तो आप इस किले को कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि बच्चों मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि मानव का दिमाग इमेज रूप में काम करता है। जिसकी तस्वीर हम एक बार देख लेते हैं, उस तस्वीर को कभी नहीं भूलते हैं। तो आइए हम करते हैं कल्पना ऐसे काल्पनिक चित्र की, जिसके माध्यम से पूरा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हमारे इस बोर्ड पर आ जाएगा। आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार ये बन रखा है। तो बच्चों, आपको नॉर्मल तरीके से ध्यान रखना है कि इस प्रकार एक नदी है, और बच्चों इस प्रकार भी एक नदी है, लेकिन इन नदियों का नाम क्या है? तो ये जो ऊपर वाली नदी है बच्चों, इसका नाम है बेड़च नदी, और नीचे वाली जो नदी है बच्चों, इसका नाम है गंभीरी नदी। ध्यान रखेंगे। और इस बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर इस प्रकार बच्चों एक पठार है, और उस पठार का नाम है मेसा का पठार। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो मेसा का पठार है, इसी मेसा के पठार के ऊपर इस प्रकार एक बहुत सुंदर दुर्ग बन रखा है, और इसी दुर्ग का नाम क्या है बच्चों? चित्तौड़गढ़ है। ये आप ध्यान रख लेंगे। इसके अंदर हम और बातचीत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये दिल्ली है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे, ये दिल्ली है। और दिल्ली से हमें अगर चलना है तो यहाँ पर जो स्थान आता है बच्चों, ये होगा आपका मालवा। और मालवा होते हुए हमें कहाँ पर जाना है? हमें जाना है गुजरात। तो आप ध्यान रखेंगे, गुजरात चला जाएगा मार्ग। कहाँ पर गया है? गुजरात। लेकिन ये जो आप दिल्ली से गुजरात जाने वाला मार्ग देख रहे हैं, ये कैसा मार्ग है? ये सामरिक मार्ग है। ध्यान रखेंगे आप, सामरिक मार्ग। और चित्तौड़गढ़ सामरिक मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी हुआ है। ये जो मेसा का पठार है, इस पर जो चित्तौड़गढ़ का किला बन रखा है, ये 8 किलोमीटर चौड़ा और 2 किलोमीटर लंबा है। ये सब भी आप ध्यान रख लेंगे। अब बच्चों, यहां से कई प्रकार के प्रश्न हमारे बनकर के तैयार हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ना इसे प्रारंभ नहीं किया, केवल इमेज के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं। ये जो बेड़च नदी है, यहां से किस प्रकार आपका प्रश्न गलती करवा देगा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर। लेकिन वो जो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो ऑप्शन में नंबर 1 पर गंभीरी नहीं देगा बच्चों, गंभीर नदी देगा। और गंभीर नदी और बेड़च नदी को एक साथ देख करके आप उसे सही कर देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, गंभीर नदी हमारे यहाँ पर अलग है, जो भरतपुर में बहा करती है, यहाँ पर गंभीरी नदी ही होगा। और इन दोनों नदियों के संगम पर जो मेसा का पठार है, उसी पर यह किला बन रखा है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ शहर केवल बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, कोई भी व्यक्ति दिल्ली से अगर गुजरात जाता है तो उसे मालवा होकर के इसी चित्तौड़गढ़ के मार्ग से जाना पड़ता है। और कोई भी व्यापारी, कोई भी राजा, क्योंकि गुजरात में हमारे यहाँ पर बंदरगाह हुआ है और वहां पर वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए
व्यक्ति आते और जाते रहते हैं, हमारी राजधानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भी चित्तौड़ से जाता चित्तौड़गढ़ को देख करके जाता और इसके विषय में कुछ न कुछ जरूर सोच करके जाता। तो सामरिक महत्व भी था। सामरिक महत्व क्यों था? क्योंकि ये दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित था। आइए बच्चों, इसकी हम यहीं पर बातचीत कर लेते हैं कि इसकी आकृति कैसी है। तो सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ रहे हैं और आपको मैंने बता रखा है शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार की श्रेणियां। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा ये कौन सी श्रेणी का होगा। देखो मेषा के पठार पर बन रखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में होगा। कौन सी श्रेणी में होगा बच्चों? गिरि दुर्ग की श्रेणी में होगा। लेकिन आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि इसे धानवन, रेगिस्तान वाले धानवन व सहाई दुर्ग को छोड़ करके, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, धानवन व सहाई दुर्ग को छोड़ करके सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसे आप किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसे धानवन व सहाय दुर्ग को छोड़कर, ध्यान रखेंगे आप, धानवन व सहाय दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणियों में रख सकते हैं। और मुख्य जो है मेषा के पठार पर बन रखा है, तो कौन सा हो गया? गिरि दुर्ग हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो किला है इसकी आकृति किसके समान है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो आकृति है बच्चों, वह व्हेल मछली के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के समान। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर और आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं पूरे बोर्ड पर एक एक विस्तार से इन्हें समझाने वाला हूं, शायद आपने ले लिया होगा, क्योंकि मैं पूरी व्याख्या इसी की करूंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं कि इसकी आकृति किसके समान है। तो आपको भी दिख रहा होगा, ये दूर से दिखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई व्हेल मछली है। तो आपको पता चल गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति बच्चों व्हेल मछली के समान है। मैं पुनः लिख देता हूं यहां पर कि धानवन रेगिस्तान और सहाय, धानवन व सहाय को छोड़कर, धानवन व सहाय को छोड़कर सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है। सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है, ये सब आप ध्यान रखेंगे, रखा जा सकता है। इसके बाद बच्चों हमने बातचीत की है इसकी आकृति के विषय में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़ की आकृति जो है वह किसके समान है। तो चित्तौड़गढ़ की आकृति बच्चों व्हेल मछली के समान है। इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजस्थान के कौन से किले की आकृति व्हेल मछली के समान है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति बच्चों व्हेल मछली के समान है। फिर हम देखते हैं समर्पित, कि चित्तौड़गढ़ का किला किनको समर्पित है। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला हनुमान जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? हनुमान जी को। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी को समर्पित है? तो बच्चों इतिहास में बोलने के लिए आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए। और ये बात कहां पर लिखी हुई है? मंडोर के शिलालेख से हमें इस बात का पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है हनुमान जी को समर्पित है। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है यह महाभारत कालीन दुर्ग है। ध्यान रखेंगे आप, महाभारत कालीन दुर्ग। क्योंकि महाभारत कालीन दुर्ग कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि महाभारत काल के कई सारे अवशेष हम लोगों को यहां से प्राप्त होते हैं। भीम के भी अवशेष हम लोगों को यहां से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत कालीन दुर्ग है। क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया था बच्चों निर्माता, अब मैं आपको बता रहा हूं इसका जो निर्माण करवाया था, आप इसका भी ले लेंगे, इसका जो निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, वह महाभारत कालीन दुर्ग के अवशेषों पर ही करवाया था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो हम चित्तौड़गढ़ की नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं निर्माता के विषय में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन हैं। तो आप सीधा सीधा ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता चित्रांगद मौर्य हैं। कौन है बच्चों? चित्रांगद मौर्य। और इसी चित्रांगद मौर्य ने
महाभारत कालीन दुर्ग के अवशेष पर इसका निर्माण करवाया था। और मैं आपको बता दूं, एक सेकंड ग्रेड की परीक्षा में और राजस्थान पुलिस की परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया गया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, और दोनों ही ऑप्शन में दे दिए गए, चित्रांगद मौर्य और चित्रांग मौर्य। तो आप सीधा ध्यान रखेंगे, वहां पर सही माना था चित्रांगद मौर्य। लेकिन बच्चों इस पर भी क्योंकि दोनों एक ही नाम है और काफी सारी रिटें उस प्रश्न पर लगा दी गई, तो हमारे हाई कोर्ट ने आरपीसी से साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब आप आगे से ऐसे प्रश्न नहीं देंगे, नहीं तो इनको डिलीट निरसित कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों एक ही नेम है, लेकिन पूर्व में आरपीसी ने क्या सही माना है, चित्रांगद मौर्य सही माना है। देखो चित्रांगद मौर्य, तो आप ये मौर्य कालीन दुर्ग भी हम कह सकते हैं। और चित्रांग मौर्य ने जब इसका निर्माण करवाया तो इसका जो प्रारंभिक नाम रखा था बच्चों, वह चित्रकूट रखा था। और चित्रकूट का धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के क्या हुआ है, चित्तौड़ हुआ है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि चित्तौड़ किसका अपभ्रंश है, चित्रकूट का। और ये चित्रकूट नाम क्यों हुआ, क्योंकि ये चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्मित था। नेक्स्ट बच्चों में आपको और बात बता दूं कि चित्रांगद मौर्य के बाद अगर सर्वाधिक जो निर्माण करवाए हैं, साथ में ध्यान रखेंगे हम कह सकते हैं आधुनिक निर्माता, कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर जो सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाए वो किसने करवाए, तो आप ध्यान रखेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाया है। महाराणा कुंभा ने यहाँ पर सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवा करके इस प्रकार एक सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया था एवं कई सारे मेल मंदिर इसके अंदर बनवाए थे। सबसे ज्यादा निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए चित्तौड़गढ़ के आधुनिक निर्माता कौन हुए, महाराणा कुंभा। और बच्चों महाराणा कुंभा के समय इसे विचित्रकूट कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। महाराणा कुंभा के समय इसे क्या कहा जाता था, विचित्रकूट कहा जाता था। और महाराणा कुंभा ने इसमें मुख्य रूप से क्या किया था, सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया था। सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। और महाराणा कुंभा के समय दुर्ग क्या कहलाता था, विचित्रकूट कहलाता था, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके प्रथम विजेता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को प्रथम बार आक्रमण किसने किया, प्रथम बार आक्रमण चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम जो आक्रमण किया था, यहां से भी प्रश्न आपका परीक्षा में आ सकता है। तो प्रथम आक्रमण किया था बच्चों अफगानिस्तान के सूबेदार, किसने किया था, अफगानिस्तान के सूबेदार। और नाम क्या था बच्चों, मामू। तो आप मामू को तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि मामू से ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहली बार इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने 8वीं शताब्दी के अंदर। लेकिन कई सारी परीक्षाओं में अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अगर आपसे इस प्रकार पूछे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता कौन है, तो ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता जेत्र सिंह हैं। कौन है बच्चों, जेत्र सिंह। यहां से भी आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता कौन है, जेत्र सिंह है। लेकिन किसके अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार है। आपसे पूछे प्रथम बार आक्रमण किसने किया, अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। तो इसका भी आप एक ले लें और हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो थी सामान्य जानकारी। अब कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं उनकी भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं और उनकी ही इतिहास की बातें हमारे यहाँ पर प्रमाणिक हैं। बच्चों आप ध्यान रख लेंगे, क्योंकि राजा महाराजाओं के यहाँ पर भी काफी कवि लोग इतिहासकार रहा करते थे, लेकिन उन्होंने अति संयुक्तिपूर्ण उनका जो वर्णन किया है, राजा महाराजाओं के दरबार में रहने वाले कवियों ने उनका बखान किया है, वास्तविक बातें नहीं लिखी है। जबकि ये अंग्रेज साहित्यकारों ने
निरपेक्ष रूप से वास्तविक बातें उनकी बताई हैं, इसलिए अंग्रेजों के इतिहास को ही हम लोगों ने माना है। और ऐसे ही अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि यहाँ पर मौर्य वंश का अंतिम शासक, ध्यान रखेंगे, चित्तौड़गढ़ के मौर्य वंश का अंतिम शासक, चित्तौड़गढ़ के मौर्य वंश का अंतिम शासक, और आपको पता होगा कि यहाँ का मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मान मौर्य। चित्तौड़ मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चों? मान मौर्य। तो इस मान मौर्य को बप्पा रावल ने, ध्यान रखेंगे, मान मौर्य को बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में, बहुत बढ़िया नॉलेज है, ध्यान रखेंगे, 734 ईस्वी में पराजित करके यहां गुहिल वंश की स्थापना की। ये भी आप ध्यान रखेंगे, गुहिल वंश की स्थापना की। यहां से भी प्रश्न आता है, गुहिल वंश की स्थापना की। तो काफी सारी बातें हम करने वाले हैं, क्योंकि ये भी काफी विवादास्पद प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की। कई सारे लोग गुआदित्य बताते हैं, जबकि हम ध्यान रखेंगे कर्नल टोड के अनुसार, क्योंकि हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड बच्चों ऐसा बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ये मान मौर्य। इस मान मौर्य को किसने पराजित किया? बप्पा रावल ने। तो जरा हम देख लेते हैं, बप्पा रावल को बच्चों काल भोज भी कहा जाता है। काल भोज और बप्पा रावल ये के नाम है। और ये काल भोज किन की सेवा किया करता था? ये सेवा किया करता था हारित ऋषि की। हारित ऋषि की गायें चराया करता था, हारित ऋषि की सेवा किया करता था। तो हारित ऋषि ने इसे कालभोज को, इसे बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया कि जा तो इस भौगोलिक क्षेत्र का राजा बनेगा। और हारित ऋषि की कृपा से 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इस मान मौर्य को पराजित कर दिया। और मान मौर्य को पराजित करके यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना की। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड जब वापस जा रहे थे तो जाते वक्त वो इस मान मौर्य के शिलालेख को अपने साथ ले गए थे। ध्यान रखेंगे, मान मौर्य के शिलालेख को साथ ले गए थे, लेकिन साथ उन्होंने बीच में उसका पूरा अध्ययन कर लिया था, उसे लिपिबद्ध कर लिया था, इसलिए जाते जाते उसे समुद्र में फेंक गए थे मान मौर्य के शिलालेख को। यह भी प्रश्न आ रखा है कि किस शिलालेख को अपने साथ ले गए थे? मान मौर्य के शिलालेख को। और यही मान मौर्य क्या था बच्चों? मौर्य वंश का अंतिम शासक था चित्तौड़गढ़ का। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं इसके उपनामों से संबंधित कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। तो आप देख लेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की देशव्यापी ख्याति प्राप्त थी। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देशव्यापी ख्याति प्राप्त थी। और इसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, क्या कहा जाता है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब क्या है बच्चों? गड्ढैया, छोटे छोटे गड्ढे हैं, बाकी सब गड्ढैया। गड्ढैया का मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढी। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड्ढैया। ये भी पंक्ति किसके विषय में कहा जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विषय में। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि गढ़ तो ... खाली स्थान, बाकी सब गड्ढैया। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो आप क्या लिख देंगे वहां पर? चित्तौड़गढ़। आप काफी सारी जगह पढ़े होंगे, काफी सारी बुकें आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन यही बात आपको मिली होगी कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड्ढैया। तो एक से पूरा धोआ नहीं बनता है, ये पूरा है कि ताल ताल भोपाल की, बाकी सब तलैया हैं। अरे गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गड्ढैया हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ये इसके देशव्यापी ख्याति का प्रतीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं कि इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन हमारे यहाँ पर ऐसी कोई स्कूल नहीं रहती होगी जहां पर महाराणा प्रताप की कविताएं नहीं बोली जाती होगी। पूरे राजस्थान जो मेवाड़ रियासत से और महाराणा प्रताप एवं इनके त्याग और शौर्य से
गौरवान्वित हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं बच्चों, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था उस चित्र के माध्यम से कि दिल्ली से गुजरात मालवा होते हुए हम गुजरात जाते हैं और उसी के मार्ग पर चित्तौड़गढ़ पड़ता है। तो अगर आपको गुजरात से मालवा आना है तो पहले कहां पर आना पड़ेगा, पहले आपको चित्तौड़गढ़ आना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो मालवा का प्रवेश द्वार भी हम किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को ही कहते हैं, क्योंकि गुजरात से मालवा जाने वाला मार्ग यहीं से प्रशस्त होता था। बच्चों इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि चित्तौड़ की स्थिति दक्षिण में होने के कारण इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, तो इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बच्चों दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी सीमा के बाद ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, इसलिए इसे बच्चों क्या भी कहा जाता है, महादुर्ग भी कहा जाता है। साथ में आप ध्यान रखेंगे त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक भी कहा जाता है। त्याग, शौर्य व बलिदान का प्रतीक भी किसे कहा जाता है, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। ये सब भी आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे सभी किलों का सिरमौर, किलों का सिरमौर, सिरमौर सिर के ऊपर का मोर, जिसे हम ताज भी कह सकते हैं, मुकुट भी कह सकते हैं। तो सभी किलों का सिरमौर भी किसे कहेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहेंगे। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग, दृष्टि से सबसे बड़ा जो दुर्ग है वो भी कौन सा है बच्चों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, क्योंकि ये 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबा दुर्ग भी कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ही है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे राजस्थान का प्रथम आवासीय, प्रथम लिविंग फोर्ट किला, कई बार पूछा गया प्रश्न है लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब ध्यान रखेंगे ऐसा किला जहां पर राजा के साथ प्रजा भी निवास करती हो, और चित्तौड़गढ़ का जो किला ऐसा किला है जहां पर राजा के साथ प्रजा भी निवास करती है। और प्रश्न यो भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किस किले के अंदर मानव निवास करते हैं, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर वर्तमान में भी मानव निवास करते हैं। इसलिए राजस्थान का प्रथम व सबसे बड़ा, ध्यान रखेंगे प्रथम के साथ साथ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग का मतलब रहना, आवासीय किला है, और जहां पर व्यक्ति निवास करेंगे बच्चों वहां पर खेती भी होगी। तो ये खेती वाला किला राजस्थान में कौन सा किला है जिसमें खेती की जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ऐसा किला है जहां पर वर्तमान में भी खेती की जाती है। इसके बाद बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि लिविंग फोर्ट हो गया, खेती वाला किला हो गया, राजस्थान का गौरव हो गया, मालवा का प्रवेश द्वार हो गया, दक्षिणी सीमा का प्रहरी हो गया, महादुर्ग हो गया, त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक हो गया, किलों का सिरमौर हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग हो गया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक शाखों वाला किला कौन सा है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे सर्वाधिक शाखे, और सर्वाधिक शाखे वाला किला भी कौन सा है, सर्वाधिक शाखे वाला किला भी बच्चों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार चित्तौड़गढ़ के उपनामों के आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे किले के अंदर प्रवेश करते हैं, और किले के अंदर प्रवेश करते में क्या नजर आता है जरा आप ले लेंगे। अब हम चित्तौड़गढ़ के अंदर चल रहे हैं, तो अंदर जाते आपको पता होगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार हैं, 7 विशाल प्रवेश द्वार हैं, और हम उनकी ही बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि इससे पूर्व राजस्थान पुलिस की जो ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी उनमें यहां से काफी प्रश्न पूछे गए थे। तो देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार कितने हैं, 7, और सातों के सातों ही प्रवेश द्वार कैसे हैं, 7 विशाल प्रवेश द्वार हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे, 7 विशाल प्रवेश द्वार हैं। लेकिन आपसे यूं ही पूछ ले डायरेक्ट
कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार बन रखा है और बच्चों इसे हम कहते हैं पाडन पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, पाडन पोल। और जैसे ही आप पहली बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पर पाडन पोल मिलेगी और पाडन पोल के समीप ही रावत बाघ सिंह का स्मारक मिलेगा। रावत बाघ सिंह का स्मारक मिलेगा और रावत बाघ सिंह का स्मारक भी आपको कहां पर मिलेगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलेगा, पाडन पोल के समीप। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं सेकंड नंबर का जो दरवाजा है उसका नाम है बच्चों भैरव पोल। और ये भैरव पोल जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि भैरव पोल के समीप ही कल्लाजी राठौड़, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। भैरव पोल के समीप ही क्या है बच्चों, कल्लाजी राठौड़। और कल्लाजी के जो चाचा जी उनका नाम है जयमल जी। और कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ की क्या है, छतरियां बन रखी है। कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ दोनों की छतरियां जो बन रखी है वह कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ में भैरव पोल के समीप स्थित है। ये सब ध्यान रखेंगे। नंबर 3 पाडन पोल, भैरव पोल। फिर बच्चों इसके बाद आपको ध्यान रखना है गणेश पोल, हनुमान पोल। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों हनुमान पोल। तीसरी जो पोल है बच्चों उसका नाम है हनुमान पोल और ये हनुमान जी को समर्पित है क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया। और नंबर 4 जो विशाल दरवाजा है बच्चों उसका नाम है गणेश पोल। क्या नाम है, गणेश पोल। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 5वीं जो पोल आ रही है, देखो बच्चों यहाँ पर 5वीं पोल में क्या होता है कि सारे दरवाजे आकर के चित्तौड़गढ़ के सारे रास्ते आकर के एक जगह मिलते हैं और जहां पर मिलते हैं उसको जोड़ला कहा जाता है। हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, जोड़ कहते हैं मिलान करने को, इसलिए इसको 5वीं पोल को क्या कहा जाता है, जोड़ला पोल कहा जाता है। और 6 नंबर पर जो पोल है वो आप ध्यान रखेंगे लक्ष्मण पोल। कैसी पोल है बच्चों, लक्ष्मण पोल। और नंबर 7 की बच्चों आप ध्यान रखेंगे राम पोल। तो ये हुए 7 मुख्य प्रवेश द्वार, राम पोल। और राम पोल के समीप ही पत्ता सिसोदिया का स्मारक बन रखा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पत्ता सिसोदिया का स्मारक, पत्ता सिसोदिया का स्मारक। और ये भी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में भी कहां पर है बच्चों, रामपोल के समीप। तो ये है चित्तौड़गढ़ के प्रमुख 7 प्रवेश द्वार। यहां से कई प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इनके नाम देकर के आपसे बोल देंगे कि इनको क्रम से जमाइए, या फिर आपसे प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है, अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है। तो आप सबको क्रम से ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले पाडन पोल, फिर भैरव पोल, फिर हनुमान जी और गणेश जी को एक साथ ध्यान रखेंगे। और 5 नंबर पर सारे रास्ते आकर के एक जगह जुड़ते हैं, मिलते हैं, इसलिए इसको जोड़ला पोल कहा जाता है। और राम और लक्ष्मण कैसे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। तो यहां से नेक्स्ट ध्यान रख लेंगे कि लक्ष्मण पोल और राम पोल। तो ये थे प्रमुख दरवाजे। बच्चों को हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बातचीत करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है क्या क्या। तो प्रमुख दर्शनीय स्थलों के विषय में बातचीत करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। इसके बाद हम बातचीत करेंगे यहाँ के शाखों की कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने शाखे हुए। लेकिन शाखों से पहले हम देख लेते हैं दर्शनीय स्थल। और दर्शनीय स्थल को मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार एक ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपको दिख रहा है, ये बहुत विशाल दुर्ग है और इस प्रकार ये बन रखा है, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि ये बाहर जो सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया है, ये सर्पिलाकार मार्ग है। और ये सर्पिलाकार मार्ग किसने बनाया है, ये सर्पिलाकार मार्ग बच्चों कुंभा ने बनाया है, मैं आपको बता चुका। और सबसे पहले हम एक एक स्थान को पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोग यहां से देख लेंगे कि जो बन रखा है बच्चों, ये है मीरा मंदिर। कौन सा मंदिर ये है, मीरा मंदिर। ध्यान रखेंगे, पहले मैं आपको मंदिर बताता हूं। तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर जो आपको मीरा मंदिर मिलेगा, ये मूलतः कैसा मंदिर है बच्चों, ये कृष्ण मंदिर है। कैसा मंदिर है,
कृष्ण मंदिर और इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था, क्योंकि मीरा इन्हीं की पुत्र वधू थी। तो चित्तौड़गढ़ में आप ध्यान रखेंगे कि मीरा मंदिर कहां पर बन रखा है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। और इस मीरा मंदिर कैसा मंदिर है? मूलतः कृष्ण मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सांगा ने करवाया था। यहां पर इस मीरा मंदिर में मीरा जिस कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी बच्चों, आजकल वह मूर्ति कहां पर है? जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में स्थित है, वहां पर इसकी मूर्ति रखी हुई है। वर्तमान में यहां पर केवल फ्रेम में, तस्वीर में मीरा की फोटो लगी हुई है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। मीरा मंदिर के बाद आप ध्यान रखेंगे कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर के साथ ही आप ध्यान रखेंगे वराह मंदिर। सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों आपको कुंभ श्याम मंदिर, यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं। और दूसरा मंदिर है बच्चों वराह मंदिर। वराह मंदिर, देखो कुंभ श्याम मंदिर और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनका जो निर्माण करवाया है महाराणा कुंभा ने करवाया है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि ये कौन सी शैली में निर्मित हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली में क्या होता है बच्चों कि पंचायतन शैली के अंदर एक मुख्य गर्भगृह होता है और उस गर्भगृह के चारों दिशाओं के अंदर 4 अवर देवता विराजमान होते हैं और एक मुख्य देवता जिसका भी मंदिर होता है वो होता है। इस प्रकार 5 देवता एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। तो ये कुंभ श्याम मंदिर या वराह मंदिर जो बन रखा है ये पंचायतन शैली में है और वैष्णव धर्म से संबंधित है, क्योंकि कुंभा किस धर्म को मानता था? कुंभा वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये सब भी आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बच्चों आपको देखना है यहां पर ये जो मंदिर मिल रहा है आपको, इसे हम कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भोज ने करवाया था, इसलिए इसको भोज मंदिर भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है रे बच्चों? भोज मंदिर भी कहा जाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे अगला जो मंदिर आ रहा है ये है समीदेश्वर मंदिर। कैसा मंदिर है? समीदेश्वर मंदिर। और इस समीदेश्वर मंदिर का जो बच्चों जीर्णोद्धार करवाया था वह किसने करवाया था? मोक्कल ने करवाया था, इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है? मोक्कल मंदिर या मोक्कल जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आपको ये जो यहां पर देखने को मिलेगा इसे हम कहते हैं तुलजा भवानी का मंदिर। क्या कहते हैं? तुलजा भवानी का मंदिर। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था बनवीर ने। किसने करवाया था? बनवीर ने। तुलजा, जैसे अभी कोई भी हमारे यहाँ पर नेता आते तो हम उनको सेब में, अमरूद में, बादामों में, काजुओं में, इनमें तोलते हैं और ऐसे ही उस बनवीर को भी तोला जाता था। और ध्यान रखेंगे आप उस बनवीर को जो तोला गया उसके तुला दान के धन से जो धन प्राप्त हुआ उसी से इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तुलजा भवानी का मंदिर कहते हैं। और ध्यान रखेंगे ये तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी है। ये सभी आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बच्चों छोटी मंदिर इस प्रकार बन रखे हैं जिनको कहते हैं सतवीस देवरिया मंदिर। ये जैन धर्म के सतवीस देवरिया मंदिर, जैन धर्म के छोटे 27 मंदिर यहाँ पर बन रखे हैं। और जैन धर्म के जो 27 छोटे मंदिर बन रखे हैं उनको क्या कहते हैं? सतवीस देवरिया मंदिर। और इसमें क्या है बच्चों? 24 तीर्थंकरों, ध्यान रखेंगे आप, 27 तो मंदिर बन रखे हैं लेकिन जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के मंदिर हैं। ये सब ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं कालिका माता मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर भी है कालिका माता मंदिर। और इस कालिका माता मंदिर में से आपसे जरूर प्रश्न पूछे गए पूर्व में, क्योंकि कालिका माता जो मंदिर है बच्चों, ये कालिका माता जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था किसने? मान मोरी ने। और मान मोरी ने इसका निर्माण कौन सी शैली में करवाया था?
प्रतिहार कालीन शैली में करवाया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कालिका माता का जो मंदिर है इसका निर्माण मानमोरी ने प्रतिहार कालीन शैली में करवाया था। और बच्चों ये मूलतः कैसा मंदिर था, तो ध्यान रखेंगे ये मूलतः सूर्य मंदिर था। कैसा मंदिर था, सूर्य मंदिर। और ध्यान रख लेंगे आप ये राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर था, राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर। और राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर भी कहां पर देखने को मिलेगा, राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर भी बच्चों आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगा। जब हम मंदिरों के विषय में बातचीत करेंगे, राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसी कालिका माता के मंदिर को ही पढ़ेंगे। इसके बाद ध्यान रखना है कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, ये करवाया था कुंभा ने करवाया था। ध्यान रखेंगे कुंभा ने दुर्ग के अंदर कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे यहां पर इस प्रकार 9 मंजिला विजय स्तंभ भी बन रखा है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और विजय स्तंभ में बिल्कुल आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। विजय स्तंभ की अलग क्लास मिलेगी जिसमें मैं पूरा विजय स्तंभ आपको पढ़ाऊंगा। और इसी को कहा जाता है बच्चों कीर्ति स्तंभ। क्या भी कहा जाता है, कीर्ति, क्योंकि कुंभा की कीर्ति का बखान करता है। और एक और यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ। क्या है बच्चों, जैन कीर्ति स्तंभ। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है बच्चों, ये 7 मंजिला है, 75 फुट ऊंचा है। और ये आदिनाथ स्मारक के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ स्मारक। ये भी आप ध्यान रखेंगे किसे हम आदिनाथ स्मारक के नाम से भी जानते हैं। बच्चों जैन कीर्ति स्तंभ जो जैन धर्म से संबंधित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है, 7 मंजिला है, 75 फुट ऊंचा है और इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। तो एक बार आप इनका मंदिरों का इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम और इसके कुछ अंदर की बातें कर रहे हैं किस किले में और हम क्या क्या देख सकते हैं। तो शायद आपने ले लिया होगा, जरूर आप लोग ले ले और इनको अच्छे से याद कर ले। जैसे मैं बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं वैसे आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं और अन्य स्थानों की किस दुर्ग में हम और क्या क्या देख सकते हैं। तो इस दुर्ग में ऐसे तो बहुत सारे जो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्य की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। और आप कोई भी परीक्षा दो, अगर स्थान इनसे बाहर आपके नहीं आएंगे, क्योंकि हमने मुख्य सारे स्थान जो यहाँ से क्या कर लिए हैं, उठा लिए हैं और आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि भामाशाह की हवेली, आपको भामाशाह की हवेली भी कहां पर देखने को मिलेगी, तो भामाशाह की हवेली भी बच्चों आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही देखने को मिलेगी। गोरा बादल महल, ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाए कि गोरा बादल महल भी कहां पर है, तो बच्चों गोरा बादल महल भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलेंगे। फतेह प्रकाश, ध्यान रखेंगे आप, फतेह प्रकाश महल, और ये फतेह प्रकाश महल भी फतेह सिंह जी ने बनाया, जो कहां पर देखने को मिलेगा बच्चों, चित्तौड़गढ़ में। और वर्तमान में फतेह प्रकाश जो महल है इसे क्या कर दिया, संग्रहालय में खोल दिया। ये सब आप इसमें संग्रहालय वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे पद्मिनी महल, और पद्मिनी महल भी आपको महल भी यहाँ पर ही है। और पद्मिनी से आपको याद आ गया होगा जौहर का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जौहर कुंड भी कहां पर देखने को मिलेगा। परीक्षा में पूछा गया है कि जौहर कुंड कहां पर स्थित है, तो बच्चों जौहर कुंड कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। मीरा को जैसे शादी करके लाए और मीरा के रहने के लिए जो महल बनाए उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया कुंवर पदा के महल। और ध्यान रखेंगे आप कुंवर पदा के महल भी कहां पर है, कुंवर पदा के महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है जो मीरा है, मीरा जी के गुरुजी जिनका नाम है रेदास, और रेदास की छतरी भी आपको कहां पर मिलेगी, रेदास की छतरी भी आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलेगी। मीरा के 2 गुरुजी हैं, एक तो प्रारंभिक गुरु
जिनको हम संगीत गुरु भी कहते हैं, गजाधर राव, क्योंकि मीरा को जो संगीत की शिक्षा मिली थी वह गजाधर राव से मिली थी। और गजाधर राव क्या है बच्चों, मीरा के प्रारंभिक संगीत गुरु हैं। लेकिन मीरा के जो आध्यात्मिक गुरु है वो कौन है, रैदास। और रैदास जी की छतरी भी कहां पर बन रखी है, यहीं पर बन रखी है। फिर बच्चों आप ध्यान रखेंगे नवलखा बुर्ज, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। नवलखा से संबंधित बातें कभी कई सारी परीक्षाओं में पूछी गई। तो नवलखा बुर्ज और नवलखा अन्न भंडार, ध्यान रखेंगे आप। नवलखा बुर्ज और नवलखा अन्न भंडार भी कहां पर देखने को मिलेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बच्चों आप एक और बात ध्यान रख लेंगे कि यहां पर हरामियों का बाड़ा, ध्यान रखेंगे हरामियों का बाड़ा भी कहां पर मिलेगा, तो हरामियों का बाड़ा भी बच्चों आपको यहीं पर मिलेगा। और इस प्रकार यहां पर एक मस्जिद भी, एक मजार भी बन रखी है जिनको हम बोलते हैं चल फिर शाह की दरगाह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चल फिर शाह की दरगाह कहां पर है, तो चल फिर शाह की दरगाह भी बच्चों कहां पर है, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही चल फिर शाह की दरगाह भी है। कुछ जल के स्रोत भी है, उनकी भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो घी तेल की बावड़ी, घी तेल की बावड़ी। और घी तेल की बावड़ी भी आपको कहां पर मिलेगी, यहीं पर मिलेगी, क्योंकि यहां पर बन रखा है शनिदेव मंदिर। इस किले के अंदर क्या है, शनिदेव मंदिर है और वहां पर इनके तेल चढ़ाया जाता, इसलिए वहां पर पूरी बावड़ी बन गई जिसे हम घी तेल की बावड़ी कहते हैं, शनिदेव मंदिर भी कहते हैं। मान मोरी तालाब, ध्यान रखेंगे आप, मान मोरी तालाब भी कहां पर है, मान मोरी तालाब भी चित्तौड़गढ़ में ही है। गोमुख कुंड, गोमुख कुंड भी कहां पर है, ये गोमुख कुंड भी बच्चों इसी पर है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ के इस दुर्ग के बाहर जाने के लिए या छुप करके जाने के लिए एक गुप्त द्वार भी है, और चित्तौड़गढ़ के गुप्त द्वार को कहा जाता है लाखोटा की बाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लाखोटा की बाड़ी बच्चों है क्या, ये लाखोटा की बाड़ी चित्तौड़गढ़ का गुप्त द्वार है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, चित्तौड़गढ़ का गुप्त द्वार, लाखोटा की बाड़ी। तो बच्चों आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम बातचीत करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध शाकों के विषय में कि चित्तौड़गढ़ में कितने शाखे हुए हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम इसके बाद बातचीत करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शाकों के विषय में। तो आप सभी को पता होगा बच्चों की चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं। कितने हुए हैं रे, 3। तो प्रथम बार कब हुआ और कितनी महिलाओं ने जोहर किया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नाम बदल करके क्या कर दिया, इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं शाखा, और बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि हम शाखा किसे कहते हैं, शाखा बराबर क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजपूत पुरुष तो क्या कर ले बच्चों, केसरिया कर ले, और महिलाएं क्या कर ले, जोहर कर ले। आप में से जो बच्चे लगातार ये वीडियोस देख रहे हैं तथा जो आज पहली बार देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के आज दिन तक समझ में नहीं आया होगा कि जोहर और सती में क्या अंतर है। तो बच्चों जोहर और सती में अंतर के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि अभी हम सेपरेट यहां पर बातचीत कर रहे हैं। अपनी धरती पर, अपने साम्राज्य पर, अपने राज्य पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण कर देता है तो अपने स्वाभिमान, अपने प्रजा की रक्षा के लिए राजपूत पुरुष मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, और केसरिया वस्त्र पहन करके, ये एक कोड था केसरिया, आप ध्यान रखेंगे। और ये केसरिया वस्त्र पहन करके राजपूत पुरुष लड़ने के लिए, मरने या तो मरकर आएंगे या मार कर आएंगे, ऐसा सोच करके जाना ही क्या कहलाता, केसरिया जिसे पुरुष करते थे। और युद्ध में अपने पति की जीत की कोई संभावना नहीं रहे तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में कूद करके जो आत्मदाह कर ले, उसी को हम जोहर कहते हैं। जोहर स्त्रियां करती है और केसरिया पुरुष करता है, और जिस किले में केसरिया और जोहर दोनों हो जाए, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा।
और चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ, यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि प्रथम शाखा, और ये प्रथम शाखा कब हुआ बच्चों, ये हुआ 1303 ईस्वी में। कब हुआ, 1303 ईस्वी में। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इस वक्त आक्रमण किसने किया, आक्रमण, और ये आक्रमण किसने किया था बच्चों, ये आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। मैं रानी पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का भी आपको एक अलग वीडियो दूंगा, इसलिए आप अभी से सब्सक्राइब करके कंप्लीट रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आक्रमण किसने किया बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने। केसरिया जो शासक थे वो कौन क्या करेंगे, केसरिया करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उस वक्त केसरिया किसने किया, केसरिया किया था रतन सिंह ने। किसने किया, रतन सिंह ने। और रतन सिंह जी के दो सेनापति भी थे, इनका नाम था गोरा और ये का नाम था बादल। और गोरा और बादल ने भी क्या किया था बच्चों, केसरिया किया था इसमें, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जोहर किसने किया, तो ध्यान रखेंगे जोहर किया था रानी पद्मिनी ने, जो सबसे सुंदर थी। और कितनी महिलाओं के साथ किया था, 1600 महिलाओं के साथ इसने क्या किया था, जोहर किया था। कई सारी बुकों में 16,000 महिलाएं दे रखी हैं, और अगर 16,000 महिलाएं किले में होती तो महिलाएं उन्हें भगा देती, क्योंकि महिलाओं में पावर ज्यादा होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो जोहर किसने किया था, पद्मिनी ने। कितनी महिलाओं के साथ, 1600 महिलाओं के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग जीत करके अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था। ध्यान रखेंगे आप, किसे सौंप दिया था, खिज्र खां को। और खिज्र खां ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके क्या कर दिया था रे बच्चों, खिजराबाद। तो इस खिज्र खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया, क्योंकि ये किसे सौंप दिया था, खिज्र खां को। लेकिन खिज्र खां ने भी ये दुर्ग किसे सौंप दिया था, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। खिज्र खां ने ये दुर्ग मालदेव मुचाला को सौंप दिया था, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। खिज्र खां ने ये दुर्ग किसे सौंप दिया था, तो खिज्र खां ने यह दुर्ग मालदेव मुचाला को सौंप दिया था। तो बच्चों चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, केसरिया किया था रतन सिंह ने, और रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल ने भी इसमें केसरिया किया था। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और 1600 महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जोर किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीत करके इसका नाम क्या कर दिया, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। और ये दे किसको दिया, खिज्र खां को दिया। खिज्र खां यहां ज्यादा रुका नहीं, इसने किसको दे दिया, मालदेव मुचाला को दे दिया। साथ में एक और नॉलेज आप ध्यान रखेंगे, इस समय यहां पर जो बच्चों अष्ट धातु के गेट थे, चित्तौड़ के दुर्ग में अष्ट धातु के दरवाजे थे, और इन अष्ट धातु के दरवाजों को ये यहां से उठा करके ले जाता है, और ले जा करके अलाउद्दीन खिलजी कहां पर लगा देता है, ये लगा देता है जीरी के दुर्ग में। और ये पड़ता कहां पर है, दिल्ली के समीप पड़ता है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। जो वर्तमान में मैंने आपको पूर्व लोहागढ़ के अंदर अष्ट धातु के दरवाजे बताए थे कि इन्हें लाल किले से लेकर के आए थे, लेकिन वो राजस्थान में सबसे पहले कहां पर थे, इसी में थे। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी उन्हें लेके गया और उसे कहां पर लगा दिए, जीरी के दुर्ग पर। तो बच्चों प्रथम का आप लोग ले लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा। तो देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा कब हुआ, सबसे बढ़िया बात तो यही है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कई सारे 1534, कई सारे 1535 और कई सारी जगह पर 1534 और 35 दोनों ही आते हैं। तो हम देख लेते हैं यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो द्वितीय शाखा हुआ है बच्चों, वह कब हुआ है, 1534 ईस्वी में। कब हुआ है रे, 1534 ईस्वी में। तो मैं एक साथ ही लिख देता हूं और आपको समझा भी दूंगा कि कैसे करना है। तो 1534-35 लिखता हूं मैं, 1534-35 ईस्वी में। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर जब द्वितीय शाखा हुआ था उस वक्त आक्रमण किसने किया था। तो
तो आक्रमण। द्वितीय शाखा में आक्रमण किया था बच्चों गुजरात के बहादुर शाह ने। किसने किया था? बहादुर शाह ने। और इस वक्त यहाँ के जो शासक थे वो शासक कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस वक्त यहाँ के जो शासक थे अल्प वय, अल्प मतलब कम, वय मतलब आयु, कम आयु के बच्चे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह इस वक्त यहाँ के क्या थे? शासक थे। ये आप ध्यान रखेंगे। जब कम उम्र के थे, इनके आयु नहीं थी, फिर भी हमारे यहाँ पर क्या था बच्चों? राजा का बेटा राजा हुआ करता था, तो इन्हीं का राज तिलक हुआ। लेकिन इस वक्त शासक की जो भागडोर संभालती थी, ध्यान रखेंगे आप, शासन की भागडोर कौन संभालती थी? कर्मावती। कौन संभालती थी? कर्मावती। तो कर्मावती ने एक बार क्या किया कि कर्मावती के यहाँ पर जब इन्होंने आक्रमण किया 1534 में, तब कर्मावती ने हुमायूं को लेटर लिखा और हुमायूं के लेटर लिख करके क्या कहा कि हुमायूं जी आप हमारे भाई है, हम आपको राखी भेज रहे, इस राखी को आप बांधिए और बदले में मेरी क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। लेकिन हुमायूं ने वहां पर क्या नहीं की? रक्षा नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे तो परीक्षाओं में प्रश्न आ गया कि राजस्थान के किस रानी ने हुमायूं को राखी भेज करके रक्षा की मांग की थी? ये वही थी कर्मावती। जब हुमायूं ने कर्मावती की रक्षा नहीं की तो इन्होंने क्या किया? बहादुर शाह से संधि कर ली और उस संधि के मुताबिक इन्होंने रणथंभौर का दुर्ग किसे दे दिया? बहादुर शाह को दे दिया। इसी रणथंभौर के दुर्ग में इसी वक्त ये कर्मावती एक छतरी का निर्माण करवाती है। लेकिन 1535 में बहादुर शाह पुनः आक्रमण कर देता है और वह छतरी भी अधूरी रह जाती है, इसलिए उसका वर्तमान में नाम अधूरा स्वप्न या अधूरी छतरी है। और इधर जैसे पुनः आक्रमण करता है तो ये क्या करती है? विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने ननिहाल बूंदी भेज देती है। और यहां पर मुख्य व्यक्ति जो था रावत बाघ सिंह, ये रावत बाघ सिंह क्या करते हैं बच्चों? इसमें केसरिया करते हैं। ध्यान रखेंगे, रावत बाघ सिंह क्या करते हैं? इसमें केसरिया करते हैं। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कर्मावती क्या करती है? जोहर करती है। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रख लेंगे कि बहादुर शाह ने ये दुर्ग जीत करके किसे सौंप दिया था? तो रूमी खां को। ये भी बहुत बढ़िया नॉलेज हो सकती है, आप नहीं जानते होंगे क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा। बहुत अंदर तक हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि बहादुर शाह ने दुर्ग किसे दे दिया था जीत करके? रूमी खां को। तो आप लोग एक बार इसका भी ले लें, फिर हम नेक्स्ट आगे बातचीत करते हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे की। तो देखो बच्चों, चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है उसकी भी सेम आपको ऐसी डेट मिलेगी, किसी में 1567, किसी में 1568। तो हम दोनों ही ध्यान रखेंगे। अभी हमने पढ़ा कि 1534 में आक्रमण किया था, लेकिन शाखा और जोहर जो हुआ था, केसरिया जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1535 में हुआ था। वैसे ही तीसरा शाखा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा और अंतिम शाखा बच्चों, ये सेम कंडीशन है 1567-68। 67 में इन्होंने आक्रमण किया और 68 में ये सफल हुए। तीसरा शाखा के समय बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि आक्रमण किसने किया। तो तीसरा शाखा के समय बच्चों यहाँ पर आक्रमण किया था अकबर ने। इस वक्त यहाँ पर जो शासक थे वह शासक कौन थे बच्चों? तो यहाँ के जो शासक थे उस वक्त वो थे बच्चों उदय सिंह। लेकिन उदय सिंह जी क्या करते हैं कि इनका डटकर मुकाबला नहीं करते हैं और चित्तौड़गढ़ के गुप्त द्वार लाखोटा की बाड़ी से निकल करके अपने परिवार को लेकर के चले जाते हैं। इसी कारण इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा गया है कि अगर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होते तो और स्वर्णिम इतिहास हमारे मेवाड़ का होता। शासक उदय सिंह जी थे। केसरिया, यहां पर भी आप ध्यान रखेंगे केसरिया किसने किया? तो उदय सिंह जी के दो सेनापति, नाम है जयमल राठौड़ और दूसरा नाम है पत्ता सिसोदिया। इन्होंने क्या किया था? केसरिया किया था। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने क्या किया था बच्चों? केसरिया किया था। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि जोहर किसने किया था? तो पत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी उसका नाम था बच्चों फूल कंवर, और इस फूल कंवर ने यहाँ पर क्या किया था? जोहर किया था। कल्लाजी राठौड़ भी इसी में सम्मिलित थे। और यहाँ पर अकबर ने क्या किया? सबसे बड़ा कत्ले आम आदेश, ये राजस्थान का सबसे बड़ा कत्ले आम आदेश
कि दुर्ग के अंदर जो भी दिखे उसे मार दिया जाए। तो एक कत्लेआम आदेश भी यहाँ पर जारी किया गया था। प्रथम बार कत्लेआम आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया था भगवंत सिंह के कहने पर, लेकिन सबसे बड़ा कत्लेआम आदेश अकबर ने 1567-68 में लागू किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इस वक्त की कई सारी बातें हैं जो हम जब इतिहास पढ़ेंगे उस वक्त हम जानेंगे, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग की प्रमुख बातें आप लोगों ने जान ली है। विजय स्तंभ की मैं अलग ही क्लास बना करके आप लोगों को जो दूंगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आप प्लीज मुझे बताइए कि आपको चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कैसा लगा, आपको क्लास कैसी लग रही है, ये कमेंट करके आपको मुझे बताना है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।